Hello everyone, this is Tanya Kandil and you are watching Law with Tanya. In the last video we discussed up till section 37 और आज की इस फाइनल वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को क्लोज करेंगे. We are proceeding with section 38. Now this section discuss कि आर्बिट्रेटर जो होगा जब वो आपका फ़ैसला देता है तो उस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर की जो कॉस्ट होती है, जो फ़ी होती है, उसको जो रिमनरेशन दिया जाता है यानी जो उसको मुआवजा मिलता है, वो बेसिकली अगर डिस्प्यूट बन जाता है और इस चीज़ को डिसाइड कैसे किया जाएगा कि उसको मुआवजा कैसे देंगे. इफ़ आर्बिट्रेटर रिफ्यूज़ टू डिलीवर अवार्ड, आर्बिट्रेटर ने सालिस ने एक फ़ैसला तहरीर कर लिया लेकिन वो पार्टी को वो फ़ैसला देने से इनकार कर रहा है और उसकी शर्त ये है कि उससे पहले उसकी रकम यानी उसकी फ़ीस अदा की जाए. अब जो पार्टी है यानी एप्लीकेंट कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा. एप्लीकेंट फाइल्स एप्लीकेशन इन द कोर्ट एंड देन उसकी एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद क्या होगा. अब जब आर्बिट्रेटर ने फ़ीस मांगी एक एप्लीकेंट से, एप्लीकेंट ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी, तो अब कोर्ट क्या करेगी कि वो एक ऑर्डर पास करेगी. कोर्ट में ऑर्डर दैट एप्लीकेंट पे फ़ी इन कोर्ट. कोर्ट एप्लीकेंट से कहेगी कि वो रकम तुम कोर्ट के अंदर जमा करवा दो. और कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जो आर्बिट्रेटर या जो एम्पायर होगा वो क्या करेगा, वो डिलीवर करेगा अवार्ड, यानी वो कोर्ट के अंदर जमा करवाएगा अपना फ़ैसला या फिर पार्टीज़ को सुना देगा. ठीक है, यहाँ पर वो अपना अवार्ड तब डिलीवर करेगा जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाएगा कि एप्लीकेंट फ़ीस कोर्ट के अंदर जमा करवा दे. इफ़ कोर्ट कंसिडर्स, अगर कोर्ट को ये लगे आफ्टर इंक्वायरी, ये सारी चीज़ों को इंक्वायर करने के बाद, जांच पड़ताल के बाद, दैट सम फ़ी इज़ इन एक्सेस, लाइक जो फ़ीस वो मांग रहा है आर्बिट्रेटर या एम्पायर वो ज़्यादा है, यानी इतनी फ़ीस पार्टी की तरफ से अदा नहीं की जानी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसमें से जितनी भी फ़ीस उसको ज़्यादा लगे वो पार्टी को रिफ़ंड कर सकती है और जो रिमेनिंग फ़ी है वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर की रिमनरेशन के तौर पर रख सकती है. सेक्शन 38 में हमने देखा कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने इनकार कर दिया कि वो फ़ैसला नहीं सुनाएगा जब तक उसकी फ़ीस अदा नहीं होगी. पार्टी ने एप्लीकेशन जमा करवाई कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने ये कहा कि तुम फ़ीस मेरे पास जमा करवा दो. तब आर्बिट्रेटर और एम्पायर अपना फ़ैसला सुनाते हैं और अगर फ़ीस ज़रूरत से ज़्यादा महसूस होती है तो कोर्ट बाकी की फ़ीस पार्टी को वापस कर देगी और जो एप्लीकेबल है, जितनी फ़ीस बनती है वो रख लेगी. So basically this was subsection 1 of section 38. सब क्लास 2 में हमें ये बताया गया है कि सब सेक्शन 1 के नीचे एप्लीकेशन कोई भी पार्टी दे सकती है जो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हिस्सा थी और ये तब दी जाएगी, उस सूरत में दी जाएगी कि जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी ये नहीं लिखा हुआ कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर को कितनी रिमनरेशन या कितनी फ़ीस दी जाएगी, उसका मुआवजा क्या होगा. अगर ये चीज़ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं है तो ऐसी सूरत में एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी पार्टी की तरफ से कोर्ट के अंदर. सो बेसिकली यहाँ पर एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं थी, इसलिए ये मैटर आर्बिट्रेशन का कोर्ट के पास गया और वहाँ पर इस एप्लीकेशन के थ्रू ये चीज़ डिसाइड करवाई गई. और अब जब ये एप्लीकेशन जमा करवाएगी तो ऐसी सूरत में उस एप्लीकेशन के ऊपर आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास ये राइट है कि वो कोर्ट के सामने आएँ और वहाँ पर कोर्ट उनको सुने, यानी वो अपने जो भी पॉइंट्स होंगे वो कोर्ट के सामने रख सकते हैं और ये एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, बेसिकली थर्ड पॉइंट के अंदर ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा राइज हो जाता है जिसके अंदर कॉस्ट को डिसाइड करना हो तो उन कॉस्ट से रिलेटेड कोर्ट ये करेगी कि वो एक ऑर्डर देगी और कोर्ट ये बताएगी कि अब इसके अंदर कितनी अदायगी होनी चाहिए. यहाँ पर भी इस चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइडेड नहीं है तो उस सूरत के अंदर कोर्ट ये चीज़ डिसाइड करेगी.
जस्ट इन केस अगर ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड था, उसके अंदर कोई प्रोविज़न मौजूद थी जो कि पहले से ही बता रही थी कि कॉस्ट कितनी होगी, तो तब वो एप्लीकेबल होगी। एंड इन केस अगर प्रोविज़न मौजूद नहीं है तो उस सूरत में कोर्ट ही क्वेश्चन डिसाइड करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 6 के अंडर अपील्स को। इस सिचुएशन में होगा कुछ यूँ कि एक कोर्ट जिसके पास ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो मैटर को सुन सके, वो मैटर सुनती है और इसके बाद एक ऑर्डर पास करती है। अब उसका ऑर्डर नॉर्मली जिस हायर फोरम के पास या जिस कोर्ट के पास जाना होता है अपील के लिए, सो यहाँ पर भी जब एक ऑर्डर पास होगा तो उसी फोरम पर हम लेके जाएंगे वो अपील। अब सेक्शन 39 हमें ये बताता है कि इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली ऑर्डर्स मेंशन्ड हैं कि जब आप आर्बिट्रेशन एक्ट के नीचे ये वाले ऑर्डर्स पास करेंगे तो अब तब आप अपील को लेके जा सकते हैं उस फोरम पर। सो इनके अलावा कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। 6 डिफरेंट ऑर्डर्स यहाँ पर लिस्ट डाउन किए गए हैं। फर्स्ट ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर सुपरसीडिंग एन आर्बिट्रेशन। एक कोर्ट ये कह देती है कि आर्बिट्रेशन के पास जो मैटर चल रहा है, यानी सालसी का जो मैटर पैरेलल चल रहा है या जो आपने अलग से करवाया, अब उसको यहाँ से आगे कोर्ट सुनेगी, आर्बिट्रेशन के पास ये मज़ीद नहीं चलेगा, तो ऐसे ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। सेकेंडली, अगर कोई अवार्ड है जिसके अंदर आर्बिट्रेटर ये कहता है कोर्ट से कि कोई क्वेश्चन है जो डिसाइड नहीं हो पाया, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अब वो आर्बिट्रेटर को रेफ़र करता है कि बाकी चीज़ें मैंने डिसाइड कर दी, अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ स्पेशल केस जो है इसको आप डिसाइड करें। तो जब वो डिसाइड करता है एक कोर्ट के पास जब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ आया, कोर्ट ने उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को जैसे ही डिसाइड किया, अब जो उसका डिसीजन है, वो जो ऑर्डर उसने दिया, उसको हम हायर फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट अपील लाई करती है। सिमिलरली, जब सेक्शन 15 के नीचे कोई भी अवार्ड जो है वो मॉडिफाई होता है, वो करेक्ट होता है, जब कोर्ट ने एक ऐसा अवार्ड जो कि उसके पास जमा करवाया गया आर्बिट्रेटर की तरफ से, उसके अंदर फर्दर चेंजेस की सेक्शन 15 के नीचे, तो वो ऑर्डर भी अपीलेबल है। नेक्स्ट, जब कोर्ट ये डिसाइड करती है, एक ऑर्डर पास करती है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को फ़ाइल किया जाना चाहिए या फिर इस चीज़ से इनकार करती है, तो ऐसा ऑर्डर भी कोर्ट का जो है वो अपीलेबल है। फर्दर हमने देखा कि जब एक लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने स्टार्ट हो जाती हैं एंड पार्टीज़ ये चाहें कि उनका मैटर आर्बिट्रेशन सुने, तो कोर्ट की तरफ से अगर वो लीगल प्रोसीडिंग स्टे की जाती हैं या फिर रिफ्यूज़ कर दी जाती हैं, जो भी पार्टी एग्रीव्ड होगी वो उसके अगेंस्ट अपील कर सकती है। एंड लास्टली कि जब एक आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने एक अवार्ड दे दिया, एक फ़ैसला सुना दिया, कोर्ट की तरफ से अगर वो सेटिसाइड हो जाए, कोर्ट उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे या फिर उसको ख़त्म करने से इनकार कर दे, तो कोर्ट जिस ऑर्डर के थ्रू ऐसा करेगी उस ऑर्डर को अपील किया जा सकता है। फर्दर ये सेक्शन हमें बताता है कि जितनी भी ऊपर बातें की गई, ये तमाम की तमाम या जैसे भी ऑर्डर्स ऊपर बताए गए, ऐसा ऑर्डर अगर कोई स्मॉल कॉज कोर्ट पास करती है तो वो अपीलेबल नहीं है। अब जब सेक्शन 39 के नीचे जो ऑर्डर्स बताए गए उन पे एक दफ़ा अपील की जाती है, तो जो अपील करने के बाद डिसीजन आएगा उसके ऊपर फर्दर अपील का राइट बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जब अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाए तो वहाँ पर आप अपील दोबारा कर सकते हैं, सेकंड अपील का राइट वहाँ पर मौजूद है। अदरवाइज़ देयर इज़ नो राइट टू सेकंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 39। ओके, सो लेट्स हैव अ रीकैप कि सेक्शन 39 हमें क्या बताया कि अपील इन तमाम ऑर्डर्स के अगेंस्ट हो सकती है। फर्स्ट, जब कोर्ट कहती है कि आर्बिट्रेशन का मैटर मैं सुनूंगी, आर्बिट्रेशन से वो ले लिया जाता है। सेकेंडली, जब एक स्पेशल केस रेफ़र किया जाता है, कोई क्वेश्चन कोर्ट को रेफ़र किया जाता है कि आप इस पे फ़ैसला दें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो फ़ैसला कोर्ट देगी उसको फर्दर अपील किया जा सकता है। या कोर्ट ने कोई भी अवार्ड मॉडिफाई कर दिया, कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को फ़ाइल करना कंसिडर किया या फिर उसको रिफ्यूज़ किया, लीगल प्रोसीडिंग कोर्ट ने जो स्टार्ट की उनको या तो रोक दिया या फिर इनकार कर दिया कि मैं इनको नहीं रोकूंगा, या फिर आर्बिट्रेटर का कोई फ़ैसला उसने सेट असाइड कर दिया या उसको सेट असाइड करने से इनकार कर दिया। सो यहाँ पर इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, लेकिन जस्ट वंस। सेकंड अपील का राइट बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा। एंड येस, टू सुप्रीम कोर्ट देयर इज़ अ राइट टू सेकंड अपील ओनली।
चैप्टर 7 हम देखते हैं कि जिसके अंदर मिसलीनियस प्रोविजंस मौजूद हैं। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 40। Section 40 says small cause court not to have jurisdiction over arbitration save arbitration ensues before it। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में यही कहता है कि स्मॉल कॉज कोर्ट के पास कभी भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी कि वो आर्बिट्रेशन के मैटर्स को सुने। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसके अंदर स्मॉल कॉज कोर्ट आर्बिट्रेशन कर सकती है, जब उसके पास आर्बिट्रेशन सुनने का राइट मौजूद नहीं है। तो सिमिलरली जो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को भी सुनने का या प्रोसीड करने का राइट स्मॉल कॉज कोर्ट के पास मौजूद नहीं है। देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्शन कि जिसके अंदर उन एप्लीकेशंस को और आर्बिट्रेशन को दोनों की प्रोसीडिंग्स को स्मॉल कॉज कोर्ट सुन सकता है, और वो एक्सेप्शन है एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब सेक्शन 21 हमें ये कहता है कि जब भी एक सूट चल रहा होता है कोर्ट के सामने, यानी स्मॉल कॉज कोर्ट के सामने अगर एक मुकदमा चल रहा है और जो उस मुकदमे की पार्टीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि उनके मैटर को एक आर्बिट्रेटर यानी एक सालिस की तरफ रेफ़र किया जाता है, और कोर्ट की बजाय वो आर्बिट्रेटर यानी वो सालिस उनका उस मैटर सुने। ठीक है, जब वो अपना मैटर एक आर्बिट्रेटर के सामने रखना चाहें कोर्ट के बजाय, ऐसी सिचुएशन में वो कोर्ट को एप्लीकेशन देंगी और कोर्ट उनका मैटर जो है वो रिटन एप्लीकेशन लेने के बाद अगर ठीक समझेगा तो वो आर्बिट्रेटर के हवाले कर देगा और आर्बिट्रेटर उस मैटर को सुनेगा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो स्मॉल कॉज कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि अब उस तमाम मैटर को लेकर बाद में जब अवार्ड आए तो वो भी स्मॉल कॉज कोर्ट के पास आए, जब एप्लीकेशन आए तो वो भी सारी स्मॉल कॉज कोर्ट के पास जाएँ, प्रोसेसेस सर्व करने हैं तो वो भी स्मॉल कॉज कोर्ट करवा सकता है। तो अब सिर्फ स्मॉल कॉज कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो उसके अंदर एक्ट कर सकता है। सेक्शन 41 हमें बताता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ कोर्ट। ये डिस्कस करता है कि कोर्ट जो है उसके पास क्या क्या पावर मौजूद है और कोर्ट के पास क्या प्रोसीजर होगा। सो बेसिकली इस एक्ट के नीचे हमारी जो कोर्ट है उसके पास जो पावर्स मौजूद हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये बताई गई क्लॉज ए में कि जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है ये तमाम की तमाम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर अप्लाई होगा, यानी आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर चलेगी उस पर सीपीसी की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। इसके साथ साथ जो भी अपील्स इसमें की जाएंगी उस पर भी सीपीसी अप्लाई करेगा। क्लॉज बी ये बताता है कि अब जब आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चलेंगी कोर्ट के पास तो आर्बिट्रेशन एक्ट के सेकंड स्केड्यूल के अंदर जितनी भी चीज़ें मेंशन्ड हैं उन तमाम मैटर्स को लेकर ऑर्डर पास करने की पावर और कैपेसिटी उस कोर्ट के पास मौजूद होगी जो कि आर्बिट्रेशन के मैटर को सुनेगी। ठीक है, सो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना होगा स्केड्यूल 2। सो नाउ लेट्स डिस्कस स्केड्यूल 2 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। स्केड्यूल 1 सब क्लॉज 1 ये कहती है कि जब भी कोई ऐसी गुड्स हैं, कोई ऐसा सामान है कि जिसको लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ और अब वो मैटर आर्बिट्रेशन के पास मौजूद है, तो जिस दौरान वो सुन रही है इस मैटर को, इस तमाम प्रोसेस के अंदर अगर उनको गुड्स को प्रिजर्व करना है, उनको संभालना है, उनकी इंटरम यानी नॉन टेम्पररी, ठीक है, नॉन परमानेंट किसी को कस्टडी देनी है कि ये किसके पास मौजूद रहेंगी इस तमाम प्रोसीडिंग्स के दौरान, या फिर उन गुड्स को सेल करना है अगर वो पेरिशेबल हैं, वो ख़राब होने वाली हैं, तो इनसे रिलेटेड जब भी कोई ऑर्डर पास करना है तो वो कोर्ट के पास कैपेसिटी है कि वो कर सकती है। अगर मनी को लेकर कोई ऐसा सिचुएशन है कि रेफरेंस जो है वो आर्बिट्रेटर या एम्पायर के पास गया और वहाँ पर एक अमाउंट को लेकर, कुछ पैसों को लेकर तजाद है, तो उस अमाउंट को सिक्योर करना, उसको संभालना, उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी और उससे रिलेटेड ऑर्डर्स पास करने की कैपेसिटी या पावर जो है वो उस कोर्ट के पास मौजूद है। पहले इंटरम जो कस्टडी है, जो सेल ऑफ गुड्स है, जो उसकी प्रिजर्वेशन है, इससे रिलेटेड ऑर्डर्स हुए। सेकेंडली अगर कोई अमाउंट है जो मनी रिलेटेड मैटर है तो मनी को सिक्योर करना वो भी कोर्ट के पास राइट है और कोर्ट इससे रिलेटेड अगर ऑर्डर पास करना चाहे तो वो कर सकती है।
क्लॉज 3 हमें ये बताता है कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसको लेकर कोई भी तज़ाद या कोई भी डिफरेंस जो है वो आर्बिट्रेशन या कोर्ट के पास मौजूद है, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा राइज हो जाता है कि जिसको डिसाइड करना ज़रूरी है, ऐसी चीज़ या ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर जो कि कोर्ट के पास अब ये राइट मौजूद है कि वो क्या करे, वो डिटेंशन करे उस चीज़ की, उस प्रॉपर्टी की, यानी उसको अपने पास डिटेन कर ले या उसको प्रिजर्व कर ले, ठीक है, संभाल दे, या फिर उसकी इंस्पेक्शन करवाए, जैसे कि कोई बिल्डिंग, कोई गाड़ी, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इन 3 चीज़ों के करने का राइट कोर्ट के पास मौजूद है। और कंडीशन ये है कि ऐसी चीज़ या ऐसी प्रॉपर्टी कि जो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रेफरेंस है, यानी जिसको लेकर एक डिस्प्यूट अराइज हो चुका है और सबमिट हो चुका है, चाहे आर्बिट्रेटर के पास है या कोर्ट के पास, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन अराइज हो चुका है जिसको डिसाइड करना ज़रूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन का राइट कोर्ट के पास मौजूद है। और इस राइट को एक्सरसाइज कराने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। अब उस ऑर्डर के अंदर कोर्ट क्या करेगी? बेसिकली कोर्ट ऑथराइज करेगी, ऑथराइज फॉर दीज पर्पसेस। कौन से पर्पसेस? डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन। इन तीनों कामों के लिए कोर्ट क्या कर सकती है कि कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकती है और उसके अंदर किसी भी शख्स को या किसी भी पार्टी को जो कि रेफरेंस का हिस्सा है, ठीक है, यानी दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी को या फिर किसी और शख्स को एक ऑर्डर करेगी कि आप क्या करो कि उस बिल्डिंग में जाके इंटर हो, उस प्रॉपर्टी को जाके चेक करो, उस लैंड को जाके ऑब्जर्व करो। तो ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। फर्दर कोर्ट ये कर सकती है कि कोर्ट ऑथराइज़ करेगी उस शख्स को या फिर पार्टी टू द रेफरेंस को कि आप जाएं, मैं आपको ये अथॉरिटी देती हूँ कि आप ऑथराइज़ करेगी कि आप सैम्पल्स इकट्ठे करें उस जगह से, आप जाकर वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें, उन्होंने नोट डाउन करें और वो कोर्ट के पास लाकर जमा कराएं। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट्स का भी राइट दे सकती है कि आप कुछ भी चीज़ों को जो है वो तजर्बा वगैरह करें, यानी जो भी चीज़ आपने वहाँ पर जाके परफॉर्म करनी है और किसी भी क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो लेने हैं, तो आप वो लें और आप कोर्ट के पास लाकर उसको जमा करवाएं। और ये कोर्ट तब करती है कि जब किसी भी मैटर को डिसाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी हो और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जल्द अज जल्द इस मसले को सॉल्व करवाया जाए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए और एविडेंस कलेक्ट किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकती है। सिमिलरली किसी भी प्रॉपर्टी की डिस्ट्रॉय होने का अगर कोई अंदेशा हो तो कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन यानी स्टे ग्रांट कर सकती है। ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकती है जिसमें इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट करे, या फिर अगर किसी पार्टी को जो है वो रिसीवर अपॉइंट करना है, यानी कलेक्शन ऑफ फंड्स या फिर उससे जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है उसकी कलेक्शन के लिए ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर किसी बंदे को ये अथॉरिटी देनी है यानी रिसीवर बनाना है, तो वो भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। या फिर अगर कोई शख्स माइनर है या इनसेन है यानी अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे शख्स के लिए भी किसी को अगर आपने उसका गार्डियन मुकर्रर करवाना है तो कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा सकती है और कोर्ट एक ऑर्डर के थ्रू किसी को गार्डियन मुकर्रर कर सकती है कि जो उस शख्स के बिहाफ पर प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने। सेक्शन 42 के अंदर ये बताया गया कि सर्विस ऑफ नोटिस बाय पार्टी और आर्बिट्रेटर, यानी जब भी किसी पार्टी टू द एग्रीमेंट यानी कोई भी एग्रीमेंट की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने किसी को नोटिस भिजवाना है या फिर आर्बिट्रेटर या एम्पायर ने कोई नोटिस भिजवाना है किसी को, तो उसकी सर्विस का यानी वो नोटिस भेजने का तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहले ये देखना है कि नोटिस इज सर्व्ड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। पहला राइट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का है कि जो एग्रीमेंट किया गया अगर उसके अंदर ये लिखा गया था कि नोटिस कैसे सर्व होंगे तो वो तरीक़ाकार फॉलो किया जाएगा। एंड इन केस अगर वहाँ पर ये चीज़ नहीं मेंशन की गई, इफ़ इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेंगे। क्लॉज ए हमें बताती है
कि नोटिस को सर्व ऐसे करवाया जाएगा कि वो पार्टी की जिसको बुलाना मकसूद है, यानी आप जिसे बुलाना चाहते हैं जिस शख्स को, आप उस पर वो नोटिस डिलीवर करवाएंगे, उस तक वो पहुंचाएंगे। ठीक है, उसको मिलना लाजिम है उस तक। जब वो पहुंच जाएगा तो दिस मीन्स कि आपने नोटिस सर्व करवा दिया। सेकेंडली, एक लेटर की शक्ल में आप पोस्ट के थ्रू वो लेटर भिजवाएंगे। जिस बंदे को आपने बुलाना है उसके यूजुअल एड्रेस पर, यानी आम तौर पर जहाँ पर वो रहता है, या फिर लास्ट टाइम का एड्रेस जो आपको उसका पता है कि आखिरी दफ़ा आपने उसका क्या पता आपको मालूम हुआ था कि वो कहाँ पर रहता है, या फिर वो कहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करता है, तो उस एड्रेस के ऊपर आप वो लेटर बाय पोस्ट भिजवाएंगे। और वो जो लेटर होगा उसको रजिस्टर करवाना चैप्टर 6 ऑफ द पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के नीचे भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के नीचे करवानी है। और ये जो लेटर है ये पोस्ट के थ्रू आपने उस बंदे पर सर्व करवाना है, उस तक पहुंचाना है और भिजवाना वहाँ पर है जो आपको यूजुअल एड्रेस उसका मालूम है कि आम तौर पर वो कहाँ पर रहता है या फिर वो कहाँ पर अपना बिज़नेस करता है पाकिस्तान के अंदर। फोर्टी टू के नीचे हमने ये देखा कि पार्टी या आर्बिट्रेटर अगर किसी को बुलाना चाहे तो वो नोटिस कैसे सर्व करवाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 43 अब हमें ये बताएगा कि अगर कोर्ट ने किसी को सर्विस करवानी है, नोटिस की, समन की, उसको बुलाना है, तो कोर्ट क्या प्रोसीजर इख्तियार करेगा और कोर्ट किस तरह से वो करवाएगा। सेक्शन 43 सेज पावर ऑफ कोर्ट टू इशू प्रोसेसेस फॉर अपीयरेंस बिफोर आर्बिट्रेटर। यानी अगर किसी शख्स को ये मजबूर करना है और उसको बुलाना है और उसे ये कहना है कि तुम आर्बिट्रेटर के सामने आकर पेश हो, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कोर्ट प्रोसेस इशू करवा सकती है और उसको बुलाने के लिए नोटिस करवा सकती है। क्लॉज 1 सेज आर्बिट्रेटर और एम्पायर डिज़ायर टू एग्जामिन पार्टीज़ और विटनेसेस। यानी आर्बिट्रेटर और एम्पायर जब ये चाहें कि उन्होंने किसी पार्टी को बुलाकर उसकी एग्ज़ामिनेशन करनी है या फिर किसी भी गवाह को बुलाना है और उसकी एग्ज़ामिनेशन करनी है, द कोर्ट शैल इशू प्रोसेसेस एज इट इशू इन सूट्स बिफोर इट। तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट प्रोसेस इशू करेगी, कोर्ट नोटिस इशू करेगी, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह कोर्ट के सामने अगर कोई सूट पेंडिंग हो, कोर्ट का अपना कोई जो केस है वो उसके साथ चल रहा हो, तो कोर्ट अपने केस के अंदर जिस तरह से प्रोसेस इशू करती है, सिमिलरली उसी तरह से कोर्ट आर्बिट्रेशन के सामने किसी को कंपेल करने के लिए, बुलाने के लिए भी उसी तरह प्रोसेस इशू करेगी। क्लॉज 2 ये बताता है कि जब कोर्ट ने अगर प्रोसेस इशू किया तो डिसएडवांटेजेस, पेनल्टीज़, पनिशमेंट्स बिल्कुल उसी तरह दी जाएंगी कि जिस तरह अगर कोर्ट अपने सामने किसी को बुलाता है और वो नहीं आता, या फिर वो आने के बाद कोर्ट की कंटेम्प्ट करता है, तौहीन अदालत करता है, तो कोर्ट उसको जो सज़ाएं दे सकता है वो तमाम सज़ाएं देने का इख्तियार कोर्ट के पास तब भी मौजूद है कि जब अगर कोई आर्बिट्रेशन के मैटर में इस तरह का कोई काम करे। सेकंड क्लॉज के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया कि कोर्ट ऐसे डिसएडवांटेजेस, पेनल्टीज़ और पनिशमेंट किसी पर भी कब लगाएगी। सो बेसिकली ये लगाने का राइट कोर्ट के पास तब आता है कि जब पार्टी फेल टू अटेंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोसेस, यानी अगर किसी को नोटिस इशू हुआ कि आके कोर्ट के सामने पेश हो और वो नहीं आता, ठीक है, वो अटेंड करने से रह जाता है, यानी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, तो ऐसी सूरत में कोर्ट के पास ये राइट है कि कोर्ट उस पर पेनल्टी या पनिशमेंट लगा सकता है। सिमिलरली मेकिंग एनी डिफ़ॉल्ट, कि अगर कोई पेमेंट वगैरह थी कि जिसका ऑर्डर दिया गया कोर्ट की तरफ से और वो नहीं की गई, तो ऐसे किसी भी शख्स को कोर्ट पेनल्टी दे सकता है। नेक्स्ट इज़ रिफ्यूजिंग टू गिव एविडेंस ऑफ देयर गिल्टी। यानी अगर किसी को कहा गया कि आप लाकर कोर्ट के सामने सबूत जमा करवाएं और वो कर सकता है और वो उसकी ड्यूटी है और वो उससे इनकार करता है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उस पर कोई भी पनिशमेंट या पेनल्टीज़ ऐसे ही लगाएगा कि जैसे वो अपने सूट्स में लगाता है। कंटेम्प्ट टू आर्बिट्रेशन और एम्पायर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेफरेंस, यानी एक रेफरेंस जो आर्बिट्रेटर के पास भेजा गया या एम्पायर के पास भेजा गया, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही थी
और आर्बिट्रेटर या एम्पायर की तौहीन की गई, तो ऐसे किसी भी शख्स ने अगर किया, उसके ऊपर कोर्ट के पास ये राइट है कि कोर्ट पेनल्टी लगा सकता है, कोर्ट उसको सज़ा दे सकता है और उसको किसी भी तरह के डिसएडवांटेज का सामना भी करना पड़ सकता है। 43 में ये बताया गया कि कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि कोर्ट प्रोसेसेस इशू करे और कंपेल करे किसी भी शख्स को आकर कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए। अब इसके अंदर ये है कि अगर पार्टीज़ की एग्ज़ामिनेशन करनी है या फिर विटनेसेस को बुलाना है, उनकी एग्ज़ामिनेशन करनी है, तो कोर्ट तब प्रोसेस इशू करेगा और बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे वो अपने सूट्स के अंदर करता है। और अगर कोई भी पार्टी जो है वो इन तमाम पॉइंट्स में से किसी में फॉल करती है, यानी वो आने से इनकार कर देती है या वो पेमेंट करने से इनकार कर देती है या फिर वो एविडेंस देने से इनकार कर देती है, इन द सेम वे अगर वो आर्बिट्रेशन में प्रोसीडिंग के दौरान तौहीन करती है यानी कंटेम्प्ट लगती है उसके ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस पर कोई भी सज़ा लगाने की, कोई भी पेनल्टी देने का राइट जो है वो कोर्ट के पास मौजूद है। क्लॉज 3 के अंदर इसी सेक्शन में ये बताया गया कि प्रोसेसेस इंक्लूड्स, यानी प्रोसेस का वर्ड जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, बेसिकली प्रोसेस का मतलब क्या है, कोर्ट क्या प्रोसेसेस इशू कर सकता है, प्रोसेस हम किस चीज़ को कहते हैं। तो प्रोसेस हम समन्स को भी कहते हैं और उन कमीशंस को भी कहते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन के लिए कोर्ट इशू करता है, दोनों चीज़ें प्रोसेस कहलाती हैं। सेक्शन 44 हम देखते हैं कि जो हमें ये बताएगा कि पावर टू हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, यानी हाई कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है। पहली चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। हाई कोर्ट ऐसे ही रूल्स बनाएगा जो कि इस आर्बिट्रेशन एक्ट के साथ अलाइन करेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, ना कि उसके मुखालिफ। फाइलिंग ऑफ अवार्ड एंड प्रोसीडिंग्स देयर टू, यानी जो आर्बिट्रेटर या एम्पायर फ़ैसला देता है और वो कोर्ट के अंदर जमा करवाता है, तो उस फाइलिंग से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो कोर्ट बना सकती है। मज़ीद उसके अंदर रूल्स ऐड किए जा सकते हैं, उनमें चेंजेस भी की जा सकती हैं। सिमिलरली स्पेशल केस जब रेफ़र किया जाता है, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा जो कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर डिसाइड नहीं कर पाया और वो कोर्ट के पास जमा करवा देता है कि कोर्ट डिसाइड करे, तो उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड और उस स्पेशल केस से रिलेटेड भी रूल्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेइंग एनी सूट प्रोसीडिंग्स, यानी कोई भी सूट ऐसा हो कि जो ऑलरेडी जो है वो चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग्स ऐसी हैं कि जो चल रही हैं, तो उनको रोकना है, उनको स्टे करना है फॉर द टाइम बीइंग। उसके प्रोसीजर से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो राइट है रूल्स बनाने का, वो भी हाई कोर्ट के पास मौजूद है, चाहे वो अगेंस्ट ही क्यों ना हो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के। तो इस तरह के रूल्स भी बनाए जा सकते हैं और जितने भी फॉर्म्स यूज़ होते हैं इस एक्ट के अंदर, उनसे रिलेटेड भी कोई भी रूल अगर बनाना हो तो हाई कोर्ट के पास इसका राइट मौजूद है। तमाम प्रोसीडिंग्स जो कोर्ट के अंदर होती हैं, बेसिकली आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जितना भी काम कोर्ट करती है, उस तमाम के साथ कोई भी अगर रूल्स बनाने हैं या कोई चेंजेस करनी है तो उसका राइट हाई कोर्ट के पास मौजूद है। सो हमने देखा कि अवार्ड की फाइलिंग और उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलानी है कोर्ट के अंदर, उनसे रिलेटेड रूल्स बनाने का राइट, स्पेशल केस जो कोर्ट में रेफ़र किया जाए, यानी कोई क्वेश्चन कोर्ट से डिसाइड करवाना है जो कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर नहीं कर पाया, तो उससे रिलेटेड भी तमाम रूल्स बनाने का राइट। और अगर कोई प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होनी है स्पेशल केस को डिसाइड करने से रिलेटेड, यानी एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने की जितनी भी प्रोसीडिंग हो, एट द सेम टाइम अगर 34 सेक्शन के नीचे स्टे करना है किसी भी प्रोसीडिंग्स को, या कोई भी फॉर्म्स वगैरह जो यूज़ होंगे इस एक्ट के अंदर, वो तमाम और जितनी भी तमाम प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको लेकर अगर कोई रूल बनाना है तो वो हाई कोर्ट के पास पावर मौजूद है। सेक्शन 45 ये बताता है कि गवर्नमेंट टू बी बाउंड, यानी ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट को भी बाउंड करता है, गवर्नमेंट को भी महदूद कर देता है। वो किस तरह से? The provisions this act shall be binding on the government, यानी provisions of this act
शैल बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी तमाम की तमाम जितनी भी शिकें हैं इस एक्ट की, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की, वो तमाम जो हैं वो अप्लाई होंगी गवर्नमेंट के ऊपर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशंस, यानी एक आर्बिट्रेशन तो हम आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अंडर करते हैं। अगर कोई और स्टैट्यूट ऐसा आ जाता है कि जिसके अंडर आर्बिट्रेशन होती है, यानी जिसके अंडर सालसी के पास मैटर चला गया, ठीक है, वहाँ पर डिसाइड हुआ आर्बिट्रेटर के पास, तो ऐसी कोई भी स्टैट्यूटरी हमारे पास अगर बॉडी बन जाती है या कोई भी ऐसा स्टैट्यूट आ जाता है और वो आर्बिट्रेशंस के मैटर को डील करता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इस एक्ट की एप्लीकेशन किस हद तक उसके साथ होगी। अब जितनी भी प्रोविजंस आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की हैं वो तमाम की तमाम अप्लाई होंगी उस आर्बिट्रेशन के ऊपर भी कि जो किसी और स्टैट्यूट के अंडर हुई है, यानी कोई और लॉ बना उसके नीचे आर्बिट्रेशन हुई तो उसके ऊपर भी आर्बिट्रेशन एक्ट सारा अप्लाई होगा। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन मौजूद है कि कौन सी सूरत में अप्लाई हम आर्बिट्रेशन एक्ट को उसके ऊपर नहीं करेंगे, यानी वो स्टैट्यूटरी जो आर्बिट्रेशन है उस पर हम अपना आर्बिट्रेशन एक्ट तब अप्लाई नहीं करेंगे कि जब वो जो इनेक्टमेंट थी, जो स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट थी, वो हमारे आर्बिट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट जा रही है, यानी वो और ये दोनों इनकन्सिस्टेंट हैं, एक दूसरे के मुखालिफ जा रहे हैं, या फिर उस इनेक्टमेंट के नीचे कोई रूल्स बने हैं तो वो भी इस आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अगेंस्ट हैं अगर, तो ऐसी सिचुएशन में हम आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोविजंस को उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। एंड ऑल्सो एक और एक्सेप्शन जो इसमें दी गई वो सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 की है, 7 सेक्शन 12, 36 एंड 37, इन सब की सिचुएशन में भी हम आर्बिट्रेशन एक्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। 37 हमने देखा कि हमें लिमिटेशंस के बारे में बताता है, लिमिटेशन एक्ट की बात की, उसने टाइम पीरियड्स की बात की कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा। 36 में हमने देखा कि कंडीशनल प्रोविज़न को सीज़ करने का राइट जो कि कोर्ट के पास मौजूद था। सिमिलरली 7 में हमने इंसॉल्वेंसी को देखा, 12 भी हमने स्टडी किया और 6 सब क्लॉज 1 के अंदर हमने देखा कि अगर डेथ ऑफ द पार्टी हो जाती है, पार्टी टू द एग्रीमेंट उसकी डेथ हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो एग्रीमेंट ख़त्म नहीं होता, ठीक है, वो राइट एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 46 बताता है कि एक्ट टू अप्लाई टू ऑल आर्बिट्रेशंस, एक्ट हम यहाँ पर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को कह रहे हैं और वो ये बता रहा है कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 तमाम की तमाम आर्बिट्रेशंस पर अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज़ उसने ये बता दी कि हमने अभी जो सेक्शन 46 के अंडर देखा कि जिन जिन सेक्शंस का जिक्र किया गया सेक्शन 46 में, और इसके साथ साथ कहा गया कि अगर कोई इनेक्टमेंट ऐसी होती है कि जिसके नीचे आर्बिट्रेशन होती है और वो इनेक्टमेंट आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के अगेंस्ट हुई है, यानी इन दोनों की प्रोविजंस आपस में मुखालिफ हैं, सेम नहीं हैं, तो उसके नीचे होने वाली आर्बिट्रेशन पर अप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा तमाम की तमाम प्रोविजंस जो हैं आर्बिट्रेशन एक्ट की वो तमाम आर्बिट्रेशंस पर अप्लाई होंगी और जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी उन तमाम पर अप्लाई होंगी। सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं कि जो सेक्शन 46 के नीचे बताई गई। सेकेंडली इसके अंदर ये डिस्कस किया गया कि अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड यानी जो फ़ैसला है आर्बिट्रेटर का वो बग़ैर इन प्रोविजंस को अप्लाई किए गए हासिल किया गया, यानी उसके ऊपर आपने आर्बिट्रेशन एक्ट को अप्लाई नहीं किया, लेकिन फिर भी उस सूरत में भी अगर पार्टीज़ एग्रीड हैं और पार्टीज़ उस कॉम्प्रोमाइज़ और उस एडजस्टमेंट का हिस्सा हैं और उनकी मर्ज़ी से ये तमाम चीज़ें की गई, तो ऐसा अवार्ड भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, ऐसा आर्बिट्रेशन अवार्ड भी एक्सेप्टेबल है। अब कोर्ट उसको टेक कर लेगी, यानी कोर्ट उसको ले लेगी, कोर्ट उसे मानेगी हर हाल में उस कॉम्प्रोमाइज़ या उस एडजस्टमेंट को। और यहाँ पर जो कोर्ट है वो वाली कोर्ट होगी कि जिसके सामने वो मैटर पेंडिंग है, ठीक है, उस कोर्ट का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 48 सेविंग फॉर पेंडिंग रेफरेंसेस।
यानी जब ये एक्ट आया तो उसके अंदर ये देखा गया कि अब ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा। तो उसमें ये मेंशन किया गया कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आज के बाद आने वाली तमाम जितने भी रेफरेंसेस हैं उन पर अप्लाई होगा, और अभी ऑलरेडी पेंडिंग जितने भी रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर जो लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो ही लॉ अप्लाई होगा। आर्बिट्रेशन एक्ट को पेंडिंग रेफरेंसेस के ऊपर आप अप्लाई नहीं करेंगे, यानी जिस डेट से ये आया उस डेट के बाद के रेफरेंसेस पर ये अप्लाई होना शुरू हुआ। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 टू नॉट टू अप्लाई टू ऑलरेडी पेंडिंग रेफरेंसेस की, यानी जो पहले से पेंडिंग है, जो पेंडेंसी में चल रहे हैं, उन पर आपने इसको अप्लाई नहीं करना। टू विच द लॉ ऑलरेडी इन्फोर्स्ड अप्लाइज की, यानी जिनके लिए पहले से कोई और लॉ मौजूद है, एंड कॉन्टीन्यूज टू अप्लाई, और जो पहले से मौजूद लॉ है वो उन पर पहले से एप्लीकेबल है और उसके अंडर वो चल रही हैं तो उनको वैसे ही चलने देना है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन थी कि अगर कोई प्रोसीजर जो है उसको रिपील कर लिया गया, उसमें चेंजेस कर दी गई, तो उसके बाद अब उसके ऊपर ये अप्लाई हो सकता है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।